नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, हम लोग जब भी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक बात इंपॉर्टेंट जो हमारे समझ में कभी कभी आती है कि हमको इंश्योरेंस तो लेना चाहिए, लेकिन हमको इंश्योरेंस लेना कितना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के पहले सोचना चाहिए, या अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और उसमें हमको ये सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात होती है वो ये कि कितने का इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए। इंश्योरेंस तो हम लेते हैं, बट हमको ये बोलता है कि हमने 5 लाख ले लिया, हमने 10 लाख ले लिया, हमारे पास 4 पॉलिसी है, हमारे पास 10 पॉलिसी है। बट एक्चुअली नंबर ऑफ पॉलिसी डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पास कवरेज अमाउंट कितने का है। अब हम ये कैलकुलेट कैसे करें, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा, कौन से डेटा है जहां से मालूम पड़ता है कि हमको इंश्योरेंस लेना कितने का चाहिए। हमको 5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, हमको 10 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, हमको 50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमको 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक्चुअली हमें डिसाइड किस बेस पर करें, कौन सा ऐसा डेटा है जिसके बेस पर हमें डिसाइड करें कि हमको एक्चुअली कितने इंश्योरेंस की जरूरत है या हम कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड एक मानक है कि हमको अपनी इनकम का 20 गुना 30 गुना कम से कम इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये तो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जो हम कर सकते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको फॉलो करेंगे जिसमें हमको होता है कि हमारे एनुअल इनकम का मिनिमम 20 गुना इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो भी ठीक है, हमारे पास कुछ तो इंश्योरेंस रहेगा। बट मैं आपको बताता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको करना कैसे चाहिए। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते क्यों है, इंश्योरेंस पॉलिसी हमको काम कहाँ पे आती है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके फैमिली में 2 तरह के लॉसेस होते हैं। एक इमोशनल लॉस होता है जो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता है, दूसरा उस व्यक्ति की डेथ होने की वजह से उस फैमिली में एक फाइनेंशियल लॉस होता है। यानी अगर वो पर्सन जिंदा होता तो उसकी वजह से उस फैमिली में कितना इनकम आता वो एक लॉस हो जाता है, और इस लॉस को कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। इंश्योरेंस का सिंपल यही मतलब होता है। इमोशनल लॉस तो कोई नहीं कवर कर सकता है, बट जो भी फाइनेंशियल बर्डन सडनली फैमिली पे आती है या फ्यूचर में आने वाली है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो हम रिकवर कर सकते हैं, इसलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमको लेना कितना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के नहीं रहने से जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उस फैमिली को, वो रिकवर करना है तो सिंपल हमको उतना इंश्योरेंस लेना चाहिए जो पैसा अगर हमको मिलता है उस व्यक्ति के डेथ के बाद, हम सिंपल एक बैंक में एफडी भी कर देते हैं तो उतना पैसा आता रहता है जितना वो व्यक्ति रहता तो कमा के उस फैमिली को देता। अब मैं ये चीज को आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक अर्निंग पर्सन है जिसकी सैलरी, जिसका इनकम मंथली मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जिसका 30 हजार रुपए मंथली इनकम है, उसको कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस फैमिली में 30 हजार रुपए महीने का आना चाहिए, ताकि वो जो भी रेगुलर खर्चे चल रहे थे, जो भी फाइनेंशियल गोल उन्होंने सेट कर रखे थे, वो फुलफिल हो सके एज इट वॉज सपोज टू बी एट दैट टाइम। जब वो पर्सन होता तो कमाता और इतना उसके फैमिली में कुछ होता। तो दोस्तों, आज का जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का है वो 5 से 6% है। यानी अगर बैंक में हम कुछ अमाउंट रखेंगे तो 5 से 6% के ब्याज के दर से इतना पैसा आए कि मंथली 30 हजार रुपए उस फैमिली को मिले। और इतना पैसा आने के लिए, 30 हजार रुपए आने के लिए हमको 70 to 75 लाख रुपीज बैंक में रखने होंगे। यानी अगर 30 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति है तो उसका कम से कम 70 से 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इनकेस कोई मिस हैपनिंग्स हो जाती है उसके साथ, तो उसकी नॉमिनी को, उसके फैमिली को 70 to 75 लाख रुपीज मिलेंगे, जो वो सिंपली अगर बैंक में एफडी कर देंगे तो उनको साल का 3.5 लाख से लेकर 3,60,000 रुपए तक उनको आएगा, जिससे मंथली इनकम उसकी फैमिली का हो जाएगा 30 हजार रुपए। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर 30 हजार कमाने वाला व्यक्ति है महीने का तो उसका कम से कम 70 से 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। और उस 70 से 75 लाख रुपए को अगर उनकी नॉमिनी को मिलता है अगर डेथ के बाद, तो 70 से 75 लाख रुपए को अगर वो कुछ और कहीं और पे इन्वेस्ट करके उस पैसे से ज्यादा पैसा बना नहीं पाते हैं तो सिंपली वो बैंक में एफडी कर दें। 5 से 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी बैंक में एज ऑन टुडे, जब मैं वीडियो आपको बना रहा हूं। इस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको साल का 3.5 लाख रुपए, करीब 3,60,000 रुपए आएंगे, जिससे उनके घर का मंथली खर्चा 30 हजार रुपए के हिसाब से चल सकता है। अब दोस्तों, एक कैलकुलेशन तो ये हो गया कि इतना इनकम आए पर्सन के डेथ के बाद कि उसका जो रेगुलर इनकम था, जो रेगुलर उनका इनकम था, वो फैमिली को मेंटेन हो सके। प्लस अब इसमें हमको क्या क्या देखना पड़ता है, हमको इन्फ्लेशन देखना पड़ता है। हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो अगर हम 30 हजार में आज घर चला रहे हैं तो 10 साल के बाद
वो घर 30,000 में नहीं चलेगा। अगर वो पर्सन जिंदा होता तो 30,000 से ज्यादा कमाता, उसका भी सैलरी बढ़ता, उसका इनकम बढ़ता, या उसको इनकम अपना बढ़ाना पड़ता ताकि उसके घर के खर्चे चल सके। दूसरा, अगर घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनके दवाई के खर्चे लगेंगे। फैमिली मेंबर में कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसकी पढ़ाई के खर्चे लगेंगे। अगर कोई बच्ची या बच्चा है उसकी शादी के खर्चे लगेंगे। ये सारा चीज कौन करता? वो व्यक्ति करता जो उस फैमिली में कमाने वाला था। लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं रह गया तो ये सारे खर्चे कहाँ से आएंगे? इसीलिए जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाएं तो ये सारी बातों को ध्यान में रखें कि हमारे ऊपर क्या क्या फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। यानी एक तो इमोशनल लायबिलिटीज होती हैं, बट फाइनेंशियल लायबिलिटीज हमारे ऊपर क्या क्या हैं। अगर हम कल को नहीं रहे तो ये जो सारे खर्चे हैं जो हम आपको गिना रहे हैं कि घर के खर्चे, बच्चे की पढ़ाई, बेटी की शादी, माँ बाप के दवाई के खर्चे, या और भी जो भी फैमिली में खर्चे होते हैं, अगर मेरे ऊपर ही लोड है तो मेरे नहीं रहने पे कितना पैसा इस फैमिली को मिल जाए कि अगर वो फैमिली सिंपली एफडी करके रख दे तो भी ये सारा कुछ हो सके। ये जितना खर्चा आता है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और इसी खर्चे के हिसाब से आपका इंश्योरेंस करना चाहिए। अब सवाल उठता यह है कि 30,000 रुपए महीने का कमाने वाला व्यक्ति 70 से 75 लाख रुपए का मिनिमम जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो कैसे करेगा? जो आज का इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 7% है। अगर हम उसको देखेंगे, प्लस एजुकेशन के खर्चे, मेडिकेशन के खर्चे 15% एवरी ईयर ग्रो कर रहे हैं। दवाई के खर्चे अगर आप देखेंगे तो एवरी ईयर 15% से ग्रो कर रहे हैं। इन्फ्लेशन तो 6% से आ रहा है। तो आप कैसे मैच करेंगे इन सारी चीजों को? और 30,000 कमाने वाला व्यक्ति इतने सारे खर्चे कहां से मैनेज करेगा? अगर वो चाहता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी उसको लेना है तो कम से कम उसको 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इन केस अगर कुछ उसके साथ बुरा हो जाता है तो उनकी फैमिली को 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। उस 1 से 1.5 करोड़ रुपए से उनके फैमिली में जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा उससे ये सारे खर्चे धीरे धीरे चल सकते हैं। अब एक 30,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1 से 1.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम पे कैसे करेगा? दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर का होना बहुत जरूरी है। सब कुछ ऑनलाइन हम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत बार सबको सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए आप एक पर्सनल किसी से एडवाइस ले सकते हैं। सिंपली बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। यहाँ पे हम लोग जो बातें कर रहे हैं, जो हम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्लान करने की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, वो तो अलग चैप्टर है। उसके लिए हम अलग से सोचेंगे कभी इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। सबसे पहले अपने इनकम को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी अगर हमारा इनकम 30,000 रुपए के आसपास है तो। अब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं कि एंडोमेंट पॉलिसी लेंगे, मनी बैक पॉलिसी लेंगे, इस तरह की कोई पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। तो मार्केट में प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं जो कि इन सारे प्रोडक्ट से, इन सारी पॉलिसी से, एंडोमेंट से, मनी बैक से, इन सब से बहुत सस्ती होती हैं। अगर आपकी उम्र 20-30 साल के आसपास है तो हार्डली 10 से 15,000 रुपए साल के प्रीमियम में आपको 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंश्योरेंस कवर करती है, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यानी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ 1.5 करोड़ जितने का उसने पॉलिसी लिया है पर्सन ने, वो मिल जाएगा। अगर उस पर्सन की डेथ 20 साल 30 साल जितने साल की पॉलिसी लिया है पूरे टर्म के बीच में नहीं होती है तो उस फैमिली को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। दैट इज कॉल्ड प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, हम अपना इंश्योरेंस कवर तो कर सकते हैं, प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जाइए। बहुत सारे ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जिसमें आप एंडोमेंट टाइप की पॉलिसीज है, मनी बैक टाइप की पॉलिसीज है, यूनिक पॉलिसीज जहाँ पे आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट सबसे पहले अपना इनकम सिक्योर करने के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। 30,000 रुपए का अगर आपका इनकम है और आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है तो मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होना ही चाहिए। तभी जाके अगर कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो आपकी फैमिली कोप अप कर पाएगी इन सारे खर्चों से। अदरवाइज फैमिली में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे। तो सिंपली अगर आपको इंश्योरेंस करना है, अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें और आपको पूरा का पूरा जैसे बोलते हैं कि सफिशिएंट इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। आपकी फैमिली को अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अब आप वो टर्म इंश्योरेंस में ले लीजिए, आपका बजट है तो आप दूसरे अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है उसमें ले लीजिए, लेकिन इस तरह से आप पॉलिसी प्लान कर सकते हैं और इस तरह से ही आप कैलकुलेट कीजिए। जो एक स्टैंडर्ड रूल है कि हमारे इनकम का 20 टाइम्स, हमारे इनकम का 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, ये ठीक है।
आप आपका इनकम देखिए, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज चेक कीजिए कि आपके ऊपर आपके परिवार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके हिसाब से क्या क्या खर्चे आपको फ्यूचर में आ सकते हैं, और अगर आप नहीं रहे तो खर्चे कोई और पूरा करने वाला है या नहीं। अगर कोई और नहीं है तो फिर आप आपका सारा अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, आपका फ्यूचर लायबिलिटीज कैलकुलेट कीजिए, आप इन्फ्लेशन के साथ वो सारे खर्चे कैलकुलेट कीजिए और अकॉर्डिंगली आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। ज्यादा बजट नहीं है तो कम बजट में बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिंपल और बहुत सीधा साधा तरीका है आपको ये कैलकुलेट करने का कि आपको इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि कोई एजेंट ने आपको गाइड किया तो आप एक 2 लाख की 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं। ऐसे कर करके बहुत बार होता है हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिसी बहुत सारी होती है, किसी के पास 10 पॉलिसी है, किसी के पास 20 पॉलिसी है, किसी के पास 5 पॉलिसी है, एंड पीपल से कि आई हैव लॉट ऑफ पॉलिसीज, अभी और क्या इंश्योरेंस करना है। लेकिन नंबर ऑफ पॉलिसी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट कि हाउ मच इंश्योरेंस कवर इज देयर, आप कितने अमाउंट के लिए सिक्योर्ड हैं, इंश्योर्ड हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और आप ये अगर नहीं करे हैं तो प्लीज आपके पोर्टफोलियो में, आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में इसको चेक कीजिए। एज सुन एज इट इज पॉसिबल आप अपने आप को सफिशिएंटली इंश्योर कीजिए। अगर मेरी बातें ये अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी करेक्ट बता पा रहा हूं तो प्लीज आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू कीजिए, और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं एवरी 5 ईयर्स में आपको आपकी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए। अगर लग रहा है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ गया है, तो आपको अपने इंश्योरेंस को बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना था कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का लेना चाहिए, ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है, या फिर किसी आप एक्सपर्ट से मिलेंगे बट आपको आपके सारे लायबिलिटीज बतानी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली आपको एक्सपर्ट बता पाएगा कि आपको आपके पॉलिसी के लिए कितने का इंश्योर्ड लेना चाहिए, कितने का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, या कितनी बड़ी पॉलिसी आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप हमारे चैनल को पहले से देखते हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।